हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स। इसमें आपको जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट बीसीएस का एग्जाम हो गए, ये सारे कंटेंट आपको इसमें मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज ये हमारा पहला क्लास है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। चलिए, तो अगर हम इतिहास की परिभाषा देखें तो इतिहास की परिभाषा वैसे अपने आप में बहुत व्यापक है, लेकिन फिर भी हम इसे अगर शॉर्ट में कहें तो जैसे अपने अतीत के परिवर्तन के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। ठीक, तो हमारा जो अतीत है उसमें क्या चेंज हुआ, उसमें परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन कुछ मतलब छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, उसमें इम्पोर्टेंट परिवर्तन क्या हुए, उसको जानना हम इतिहास कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। अपने अतीत के परिवर्तन के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। तो ये इसकी ये इतिहास का डिफिनेशन हो गया। तो अब दूसरी चीज है कि अक्सर एग्जामों में आ जाता है कि इतिहास के पिता कौन है, ये सब वगैरह आ जाता है। तो अगर हम इतिहास के पिता की बात करें जो, तो यहाँ पे हम हेरोडोटस को इतिहास का पिता मान सकते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। अब हम इतिहास के अंदर जाते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इतिहास है, देखिए जो हमारा इतिहास है वो हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इतिहास, इसी तरह आप नोट्स भी बना लेना, शॉर्ट नोट्स में हो जाएगा। चलिए, तो जो 3 प्रकार हैं इतिहास के वो है आद्य इतिहास, प्रागो इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। तो देखिए जो हमारा पहला है वो है आद्य इतिहास। इसे हम इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। फिर यहाँ पे जो दूसरा है वो हमारा प्रागो इतिहास है। जिसे हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और जो तीसरा हमारा है वो ऐतिहासिक इतिहास है। जिसे हम ओनली इतिहास भी कह सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा ओनली हिस्ट्री। ठीक, तो देखिए ये जो हमारे आदि इतिहास में होगा तो उसमें हम इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मानव की सभ्यता है वो कहाँ से शुरू हुई, तो इसमें हम जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण इनको शामिल करता है। तो हमारा जो आद्य इतिहास है उसमें हमारा ये देखिए
सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, ठीक, और फिर आता है मध्य पाषाण काल, और फिर आता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, और चौथे पे आता है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। और जो हमारा प्रागो इतिहास है, प्रोटो हिस्ट्री, उसमें हम जो सिंधु सभ्यता है इसको रखते हैं। जो हमारी सिंधु सभ्यता, इसको डाल देते हैं, और हम इसमें कांस्य सभ्यता भी डाल सकते हैं, कांस्य सभ्यता, ठीक। और जो हमारा ऐतिहासिक इतिहास है, तो हमारे ऐतिहासिक इतिहास में हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास हमारा जनरली जो जहाँ से अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे चेंज होके हम उसके बाद जो पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत, तो हमारे इतिहास का नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद उसे हम नेहरू काल भी कह सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता के बाद भारत भी कह सकते हैं। और पांचवा है विश्व, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहला हमारा होगा प्राचीन इतिहास, दूसरा हमारा होगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हमारा होगा आधुनिक इतिहास, और चौथा हमारा हो जाएगा, या तो इसे स्वतंत्रता के बाद भारत कहें या फिर इसे नेहरू काल कहें, तो हम इसे लिख देते हैं नेहरू काल। और पांचवा हमारा होगा विश्व, यानी हम इतिहास में विश्व को भी शामिल करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विश्व इतिहास। तो देखिए ये जो हमारा हिस्ट्री है उसका पूरा ये मोटे मोटा डायग्राम हो गया। अब इसी में हम स्पेसिफिक रूप से सभी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे पाषाण का मतलब क्या होता है। जो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी जो ये आदि इतिहास था इसमें मानव पत्थरों के हथियारों का यूज करता था, यानी इसमें पत्थर इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए इन सभ्यताओं का नाम रख दिया गया पाषाण पे। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर के काल की सभ्यताएं, ठीक। और चलिए अब हम इसको स्पेसिफिक रूप से सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लेना, ये शॉर्ट में आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। तो मैं इसको मिटा देगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आद्य इतिहास से, ठीक। आद्य इतिहास, अब देखिए आद्य इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, ठीक। तो प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आद्य इतिहास। इसमें हम चार चीजें रखते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। इसमें जो मानव था उसके पास न तो पूरा तात्विक साक्ष्य थे और ना ही कोई लिखित साक्ष्य था। तो ये जो काल है इतिहास का, इसमें ना तो हमें कोई पूरा तात्विक साक्ष्य मिलता है और ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिलता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा तात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है
जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, गुफा पे चित्रकारी हो गई, उसके बाद मृद भांड हो गए, फिर सिक्के हो गए। ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं इस काल में, और न ही कोई लिखित साक्ष्य मिलता है। जब मानव इस काल में पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था तो लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, इसमें हम डाल सकते हैं आदि इतिहास में इस काल में ना तो हमें, अब देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूरा तात्विक साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं, और दूसरा लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य भी नहीं मिलता है। तो ये चीजें हमें नहीं मिलती। अब देखिए, अब हम आते हैं सीधे अपने पूरा पाषाण काल पे। तो हम वही जो 4 चीजें उसमें से पहला यहाँ पे करते हैं। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल। पहला हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अब देखिए, इसकी अगर हम कालखंड की बात करें पूरा पाषाण काल की, तो इसका जो कालखंड होगा वो 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो कालखंड है वो हमारा पूरा पाषाण काल तक चलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 लाख ईसा पूर्व से टू 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो इसका हमारा हो गया कालखंड। आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स वाला काम भी इसी में आराम से हो जाएगा आप लोग का, फिर न पीडीएफ के पीछे कहीं नहीं भागना पड़ेगा आपको। तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल था, तो उस समय इंसान जो मनुष्य था वो न तो पढ़ना जानता था न लिखना जानता था। इस समय का जो मनुष्य था वो खाद्य संग्राहक था, वो केवल शिकार करता था और शिकार से अपने पेट को भरता था। जैसे जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं और उस शिकार को अपना भोजन बनाते हैं। तो वैसे भी और तो उन्हीं जानवरों की तरह मानव भी पहले था। तो देखिए, इसमें आप सिंपली इसमें हम लिख सकते हैं कि जो इस समय का मानव था वो क्या था, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। ठीक, तो ये हमारा शॉर्ट में हो गया कि मानव जो था वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये वाला जो टॉपिक है इसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इन सब के बारे में हम इतना ही जानेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पे हम ज्यादा वेटेज देंगे, वहां पे आपको अच्छे से पूरी तरह से सब कुछ समझाया जाएगा। तो देखिए, ये पूरा पाषाण काल हो गया। अब दूसरे नंबर पे हमारा क्या था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ये भी जो है वो हमारा जो मध्य पाषाण काल है उसका जो कालखंड है वो 10,000 से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक का कालखंड है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब देखिए, ये जो कालखंड है
इसमें भी मानव में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि इस समय भी जो मानव था वो वैसे ही शिकारी और खाद्य संग्राहक बना रहा। ठीक, तो इसमें भी हमारा सिंपली वही रहेगा कि इस समय भी जो मानव था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था। बस कुछ चेंज हुए थे जो आगे हम चल के आपको बता देंगे। इस समय भी मानव क्या था? शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। ठीक, अब देखिए, अब जो आता है हमारा तीसरा कालखंड, वो है हमारा नवपाषाण काल। तो देखिए, जो नवपाषाण काल है इसका जो कालखंड है वो 6000 से लेके 3500 ईसा पूर्व तक का है। वैसे तो हम इसको 6000 से लेके उसके बाद तक में जोड़ सकते हैं, क्योंकि नवपाषाण में ही हम ताम्रपाषाण को ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम इसे अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा नवपाषाण काल है वो हो जाएगा हमारा 6000 से 6K2, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, की का मतलब आप लोग भी समझते होंगे, 6K ईसा पूर्व टू ये हो जाएगा हमारा 3500 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे आके मानव में कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है ये मानव के बदलाव वाली स्थिति है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय आके बहुत सारे चेंजेस भी हो जाते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन हो जाता है, फिर तकनीकी परिवर्तन होता है, जीविकोपार्जन में परिवर्तन होता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं, मानव में चेतना को जगा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम डाल सकते हैं, इस समय का जो मानव था वो क्या हो गया था, वो अब खाली शिकार तो करता था, लेकिन वो केवल खाद्य संग्राहक नहीं रह गया था, वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर जा चुका था, यानी वो एक कदम आगे बढ़ चुका था। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं, जो मानव था वो क्या हो गया था, वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर बढ़ गया। यानी अब उसका लक्ष्य केवल ये नहीं रह गया था कि शिकार करो, मारो, खाओ, बस जितना भूख लगी उतना ही खाओ, ये नहीं रह गया था। अब जो था वो खाद्य उत्पादक, यानी जैसे जो खाद्य या जो फूड है उसका प्रोडक्शन करने लगा था। इसी में हम देखते हैं कृषि का विकास। फिर यहीं पे हम देख लेते हैं मानव ने आग की भी खोज कर ली थी, आग की खोज, ये सब चीजें मानव जान गया था। ठीक, और चौथा हमारा है ताम्रपाषाण काल। तो देखिए, जो ताम्रपाषाण काल है, वैसे तो ये जो नवपाषाण काल है इसी के अंदर आता है, लेकिन इसमें एक नए धातु की खोज हुई थी, तांबे की, इसलिए इस काल का नाम ताम्रपाषाण काल रख दिया गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा ताम्रपाषाण काल। ये हमारा जो चलता है ये 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद तक। ठीक, तो ये हमारा हो गया ताम्रपाषाण। इसमें वही बस नवपाषाण की जो चीजें थी वही सारी चीजें हैं, बस इसमें एक चीज हो गई थी, तांबे की खोज। ठीक, मनुष्य ने तांबे को पहचान लिया था, तांबे की खोज हो गई थी। तो जब तांबे की खोज हुई तो मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य औद्योगिक क्रांति में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, मनुष्य में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की चेतना जागृत हुई। औद्योगिक क्रांति,
ठीक, तो देखिए ये हमारा चारों काल हो गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण। बस इसमें इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, जैसे हम देखेंगे कि ये जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण है, इसमें परिवर्तन के अध्ययन क्या है, तो हम इसमें परिवर्तन के अध्ययन को जानेंगे। अब ये हमारा आदि इतिहास ही है। चलिए अब हम देखते हैं ये आदि इतिहास में ही हमारा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण, इसमें परिवर्तन का अध्ययन क्या है। तो हम देखते हैं चेंज कैसे हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे परिवर्तन के अध्ययन। अब देखिए यहाँ पे हम परिवर्तन के अध्ययन को हम 5 भागों में बांट देंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप भी बना लेंगे तो आपको जैसे डायग्राम से इजीली चीजें याद हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले परिवर्तन जो था, सबसे पहला जो परिवर्तन था वो हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन जो था वो था तकनीकी परिवर्तन। ठीक, और तीसरे नंबर पे जो परिवर्तन था वो था हमारा जीविकोपार्जन में परिवर्तन। जीविकोपार्जन में परिवर्तन। और चौथा हमारा हो जाएगा, चौथा हमारा था सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। और जो लास्ट हमारा 5वां परिवर्तन है वो है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक, तो अब हम ये जो परिवर्तन है इसमें अलग अलग जैसे जलवायु, तकनीकी, जीविकोपार्जन, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सबको अलग अलग करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। चलिए तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए जो पहला हमारा परिवर्तन था क्या था, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अब देखिए हमने अपना जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो कालखंड है वो था 5 लाख, और जो हमारा ताम्र पाषाण काल आ गया इसमें हमारा हो गया 3500 ईसा पूर्व। तो समय 5 लाख से 3500 ईसा पूर्व पे आ गया, यानी इसमें लाखों साल कम हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो जलवायु था वो चेंज हुआ। तो जलवायु कैसे चेंज हुआ, अब हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल। ठीक, ये जो दोनों काल थे इन कालों में हमारा जो एक जो भौगोलिक समय सीमा होती है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पे स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगा बाद में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये जो दोनों काल थे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इस समय चल रहा था होलोसीन युग। होलोसीन युग। ठीक, होलोसीन युग।
और जो होलोसिन युग है इसमें क्या था, जो पृथ्वी थी, हमारी जो पृथ्वी थी ये ठंडी थी, ठंडी और शुष्क थी, ठंडी और शुष्क थी। और आप लोग जानते ही हैं अगर वातावरण शुष्क रहेगा और ठंडा रहेगा तो पूरी तरह से कृषि के विपरीत परिस्थितियां हैं। तो मानव के लिए इस समय क्या था, कृषि की विपरीत परिस्थिति थी, इसलिए मानव इस समय में कोई बड़ा चेंजेस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम होलोसिन युग, ठंडी जो मौसम था वो ठंडा शुष्क था, और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं कृषि के विपरीत परिस्थितियां, कृषि के विपरीत परिस्थितियां, ठीक। और वहीं फिर देखिए जो हमारा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ये जो दोनों काल है इसमें हमारा जो है वो चलता है प्लीस्टोसिन युग। इसमें जो एज है, जियोग्राफिकल जो एज है वो चेंज होकर किसमें आ जाता है, प्लीस्टोसिन में। तो इसको हम नाम देते हैं प्लीस्टोसिन युग, क्योंकि इस समय जो जलवायु था वो चेंज हुआ, तो इस चेंजेस को हम कहते हैं प्लीस्टोसिन युग, ठीक। अब प्लीस्टोसिन युग में क्या हुआ कि जो पृथ्वी थी वो क्या हुई, गर्म, पृथ्वी क्या हो गई, गर्म और आर्द्र हो गई, ठीक। तो ये जो गर्म और आर्द्र है ये वाला जो मौसम मिला, तो इसमें क्या हुआ, हमारे कृषि के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इसलिए मानव इस काल में कृषि करने के सक्षम हो सका, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस समय कृषि के अनुकूल परिस्थितियां बन गई, कृषि के अनुकूल परिस्थितियां, ठीक। इस समय जो हमारा क्या था, कृषि के अनुकूल परिस्थितियां बन गई। अब देखिए हम यहाँ पे ये तो हो गया जलवायु परिवर्तन। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरा था हमारा तकनीकी परिवर्तन, ठीक। तकनीकी परिवर्तन क्या क्या हो गए, चलिए देखिए अब तकनीकी परिवर्तन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम तकनीकी परिवर्तन देखते हैं अपने पूरा पाषाण काल में, ठीक। तो जो पूरा पाषाण काल था हमारा, पूरा पाषाण काल जो था हमारा, तकनीकी परिवर्तन से मतलब यह है कि उस समय जो मानव था वो कैसे उपकरण, यानी शिकार करने के लिए कैसे उपकरण बनाता था, कैसे हथियारों का यूज करता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मानव के माने से हथियार वगैरह रहेंगे, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल के मानव थे उनके जो हथियार होते थे वो बहुत भारी भारी पत्थरों से बनाए जाते थे, तो शिकार उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे जितनी अच्छी तरीके से आने वाले समय में जैसे मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण काल में होने लगे थे। तो देख लेते इस समय मानव कौन कौन से हथियारों का यूज करता था। तो देखिए सबसे पहले मानव जो है पूरा पाषाण काल में पत्थर और हड्डियों, पत्थर और हड्डियों से अपने औजारों को बनाता था। अब देखिए पत्थर और हड्डियों से अपने औजारों को बनाता था, तो इसमें जो मानव है वो क्रोड उपकरण और सल्क उपकरण, इसमें हम देखिए दो औजारों को, इसमें दो औजारों को जानना इंपॉर्टेंट है, एक क्रोड उपकरण और दूसरा सल्क उपकरण, ठीक। तो ये जो क्रोड और सल्क होते थे ये भी पत्थर और हड्डियों के ही बने होते थे। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्रोड और सल्क इंपॉर्टेंट थे।
क्रोड एवं सल्क के उपकरण महत्वपूर्ण। अब देखिए हमारा जो अब मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें कि क्रोड का मतलब क्या होता है, सल्क का मतलब क्या होता है। तो जो हमारा क्रोड है, क्रोड ये इसका मतलब होता है कि भारी पत्थर, जो बड़े बड़े भारी पत्थर होते हैं उससे बनाया गया औजार। तो यहां हम लिख दे रहे हैं भारी पत्थरों से बनाया गया औजार। ठीक, अब देखिए सल्क का मतलब क्या होता है। तो सल्क का मतलब होता है छोटे पत्थर, जो छोटे पत्थर होते हैं, छोटे पत्थरों का यूज करके बनाए गए उपकरण या हथियार। मानव ये हथियार शिकार करने के लिए बनाता था, छोटे पत्थरों से बनाए गए औजार। ठीक, अब देखिए अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं कि क्रोड में कौन कौन से उपकरण मानव ने औजार बनाए थे और सल्क में कौन कौन से औजार मानव ने बनाए थे। तो देखिए क्रोड में था हमारा, और सल्क में, क्रोड में हमारा खुरचनी, तक्षिणी, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खुरचनी, तक्षिणी, उसके बाद फिर सल्क में जो मानव था वो सॉरी मैं बता रहा हूं एक, सल्क में मानव तक्षिणी और खुरचनी, ये दो हथियार इंपॉर्टेंट थे। ये छोटे पत्थरों से मानव बनाता था। और जो क्रोड है, क्रोड में मानव ने हस्तकुठार, चापर, विदारिणी ये सब बनाया। हस्तकुठार, चापर, विदारिणी, ये जो औजार थे ये हमारे क्रोड के हैं और तक्षिणी और खुरचनी हमारे सल्क के हैं। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया हमारा तकनीकी परिवर्तन। चलिए तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे हम देखिए जो हस्तकुठार है इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। हस्तकुठार हमारा जो ये पंजाब से मिला है। ठीक, और जो चापर है ये हमारा मद्रास से मिला है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल नोट कर दीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। चलिए हमारा हो गया तकनीकी परिवर्तन। बस तकनीकी परिवर्तन में हमें इतना ही जानना था। अब हम आगे चलते हैं जीविकोपार्जन में परिवर्तन। तीसरा हमारा हो जाएगा जीविकोपार्जन में परिवर्तन। ठीक, अब देखिए जीविकोपार्जन में परिवर्तन मतलब इसको तो हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक, तो इसमें उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जीविकोपार्जन मीन्स मनुष्य खाद्य संग्राहक कब, और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर कब गया। तो वही हमारा वही रहेगा जो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, इसमें जो हमारा हो जाएगा वो मनुष्य कैसा था, शिकारी और खाद्य संग्राहक। ठीक, शिकारी एवं
खाद्य, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, खाद्य संग्राहक। ठीक, और मध्य पाषाण में, और यहाँ पे देखिए इस समय जो पूरा पाषाण काल था इसमें मनुष्य खाली शिकार और खाद्य संग्रह ही करता था, तो उसके अलावा कुछ नहीं करता था। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक तो था ही, लेकिन साथ में हमें कहीं कहीं से मनुष्य द्वारा बनाए गए चित्रों के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इसमें मानव कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए अगर हम देखें तो इसका तो भी मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं है, बस इतना पता है कि इस समय मनुष्य प्रयास कर रहा था अलग अलग चीजें करने का। फिर हमारा आता है नवपाषाण। नवपाषाण काल, इसमें मनुष्य क्या हुआ, खाद्य संग्राहक से क्या हो गया, खाद्य उत्पादक की ओर बढ़ गया। खाद्य उत्पादक की ओर बढ़ गया। ठीक, तब देखिए इसमें जो मनुष्य है वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर बढ़ा, तथा मनुष्य ने अलग अलग चीजें भी की। अब देखिए इसी में हम मनुष्य ने चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। तो चित्रकारी का, मनुष्य द्वारा चित्रकारी का हम सबसे पहला उदाहरण एमपी के, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ का देखते हैं। वहां पे मनुष्य की चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, जैसे गुफाओं पे शिकारी का दृश्य, फिर दूध पिलाती माता का चित्र, ये सभी चीजें मिली हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं एमपी के आजमगढ़ से मनुष्य द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए चित्र के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक, और जो हमारा ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल में भी हमारा सिंपली यही जो नवपाषाण काल था, इसमें सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो हमारा नवपाषाण काल है इसे हम नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नवपाषाण क्रांति के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो नवपाषाण काली जो सबसे पुराना स्थल है वो यूपी के लहुरा देव से मिला है। कहां से, यूपी के लहुरा देव से। ठीक, यूपी के लहुरा देव से। तो आप इसी तरह अपने नोट्स बना लेना। ठीक, तो नवपाषाण काल, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, फिर मनुष्य के द्वारा बनाए गए चित्र मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से हमें मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य इस समय कुछ अलग करने लगा था, क्योंकि उसके अनुकूल परिस्थितियां बन गई थी, जैसे जलवायु, तकनीकी, ये सारे जो चेंजेस थे इसमें मनुष्य आ गया था। और जो हमारा सबसे पुराना नवपाषाण कालिक स्थल है वो यूपी के लहुरा देव से मिला है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जीविकोपार्जन में परिवर्तन। और एक ताम्रपाषाण काल जो है, ताम्रपाषाण काल, तो इसमें जो है हमारा तांबे की खोज हो गई थी। मनुष्य ने तांबे को पहचान लिया था, तो उससे अलग अलग चीजें बनाई जाने लगी थी। ठीक, तांबे की खोज। तो जो हमारा ताम्रपाषाण काल है इसी में हम देखते हैं जो औद्योगिक, इसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, औद्योगिक क्रांति का काल भी कह सकते हैं इसे हम, औद्योगिक क्रांति का काल। और आप लोग एक चीज और समझ लेना कि यहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति का काल कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सिंधु सभ्यता जो थी, ठीक, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसकी नींव कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण काल से आगे जुड़ती है। ठीक, अगर उस समय तांबे की खोज नहीं हुई होती तो मनुष्य औद्योगिकरण के युग में नहीं आ पाता, तो सिंधु सभ्यता का आना मुश्किल था। तो ये उसकी जो सिंधु सभ्यता है उसकी जगह कहीं ना कहीं हम ताम्रपाषाण काल में देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा जीविकोपार्जन में परिवर्तन।
अब इसको मिटा के हम चौथे पे चलते हैं। चलिए, चौथा नंबर हमारा हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन मीन्स कि जो हमारे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण थे, इसमें मनुष्य के समाज में क्या परिवर्तन हुआ। यानी देखिए, सामाजिक परिवर्तन में हम किन किन चीजों को देख सकते हैं। तो समाज में हम देख सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की दशा कैसी थी, फिर उस समय की जो परिवार व्यवस्था थी वो कैसी थी। ये सारी चीजें सामाजिक परिवर्तन में देखी जाती हैं। तो चलिए, सामाजिक परिवर्तन में हमारा जो हम देखते हैं, जो हमारा पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, ये जो इस समय का जो पूरा पाषाण काल के समय का समाज था, ये समता मूलक समाज था। इसमें कोई किसी भी चीज का भेदभाव नहीं था। और देखिए, भेदभाव क्यों नहीं था? क्योंकि मनुष्य को उत्पादन से कोई मतलब नहीं रहता था। वो खाद्य का वो शिकार उतना ही करता था जितना उसे खाना होता था। तो यहाँ पे किसी भी चीज को एकत्रित करके रखने की व्यवस्था नहीं थी। आप भी जानते हैं कि समाज में किसी भी जैसे हम कोई किसी भी चीज के ऊंच नीच का, यानी कोई अमीर है गरीब है, इन सब का फैसला कैसे करते हैं? जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा है समाज में ऊंचे पद पे है, और जिसके पास पैसा कम है गरीब है। तो इस समय वो सारी चीजें नहीं थी। तो इस समय का जो समाज था वो समता मूलक समाज था। समता मूलक समाज। और इस समय का जो समाज था, इसे हम एक वर्ड जैसे बैंड सोसाइटी कह सकते हैं। ठीक, बैंड सोसाइटी। ठीक, तो और इस समय के जो समाज में स्त्रियों की दशा थी, अब देखिए यहाँ पे जो स्त्रियों की दशा थी वो अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी जो होती थी, वो जो पुरुष होते थे उनके साथ खाद्य संग्रह करने में महिलाओं की भी भूमिका होती थी। तो इस समय के समाज में जो स्त्रियों की दशा थी वो अच्छी थी। तो हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा ठीक थी, स्त्रियों की दशा बेहतर थी, दशा बेहतर। ठीक, अब ये हो गया हमारा पूरा पाषाण। और दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल में क्या सामाजिक परिवर्तन हुए थे? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हमारा जो देखिए चेंज जो हुआ था, उस समय भी जो समाज था वो समता मूलक समाज ही था। इस समय भी बैंड सोसाइटी वाली अवधारणा थी, स्त्रियों की दशा ठीक थी, क्योंकि इस समय जो हमारा मानव है उसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ था। मानव वही था, खाद्य संग्रह करता था। तो इसमें भी हम वही चीजें लिख सकते हैं जो ऊपर है, यानी समता मूलक समाज था, बैंड सोसाइटी थी, स्त्रियों की दशा बेहतर थी। फिर देखिए तीसरे पे हमारा आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, अब देखिए इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय का जो समाज था वो समता मूलक समाज नहीं रह गया था। क्योंकि मानव क्या हो गया था, एक कदम आगे बढ़ गया था, खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक की ओर चला गया था। तो मानव जब खाद्य संग्रह करने लगा तो वो खाद्य जब उत्पादन करने लगा तो वो खाद्यों का क्या करने लगा, कलेक्शन, यानी खाद्यों को एकत्रित करके रखने लगा, उसका संग्रह करता था। तो इस तरह से अब क्या होने लगा, जिसके पास संसाधन अधिक होने लगे वो समाज में ऊंचे पदों पे हो गया, जिसके पास संसाधन कम हो गए वो समाज में नीचे पद पे चला गया। तो इसमें हम देखते हैं सिंपली कि जो समाज था वो अब समता मूलक नहीं रह गया था, भेदभाव पूर्ण समाज हो गया था, स्त्रियों की दशा बेहतर नहीं रह गई थी। और फिर इसमें हम देखते हैं कि पारिवारिक व्यवस्था, जो परिवार वाली व्यवस्था है वो हमें नवपाषाण काल से देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो मनुष्य हैं उन्हें
जो जलाने की व्यवस्था, यानी जो शव है, शवाधान करने की व्यवस्था हम देखते हैं इस समय के समाज में आ गई थी। तो यहाँ पे हम देखिए लिख लेते हैं, यानी अब समाज क्या हो गया था, भेदभाव पूर्ण हो गया था। समाज भेद भावपूर्ण हो गया था। स्त्रियों की जो दशा थी वो पहले जैसी नहीं रह गई थी, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्त्रियों की दशा में गिरावट, ठीक, स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। जो मनुष्य है वो समाधान करने लगा, यानी कोई मरता था तो उसको जलाने की व्यवस्था, उसको दफनाने की व्यवस्था, ये चीजें आ गई थी। तो हम देखिए समाधान में सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मनुष्य ने समाधान किया था। देखिए तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो जम्मू कश्मीर का बुल जोहोम है, ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जम्मू और कश्मीर का जो बुल जोहोम है, यहाँ पे सबसे पहले साक्ष्य मिला है समाधान का, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सबसे पहले मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जम्मू कश्मीर के बुल जोहोम से मिला है, ठीक। और समाधान वाली व्यवस्था हो गई थी। अब देखिए समाधान हो गया था, पारिवारिक व्यवस्था शुरू हो गई थी, ठीक। यानी इस समय का जो समाज था वो परिवार में बंटने लगा था, या ओके। तो ये हो गया हमारा सामाजिक परिवर्तन, स्त्रियों की दशा में गिरावट, ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर पे जो हमारा लास्ट है, सांस्कृतिक परिवर्तन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए ताम्र पाषाण जो है, ताम्र पाषाण में भी हमारा वही नव पाषाण वाला ही आएगा, ठीक, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वाले पे जो हमारा है सांस्कृतिक परिवर्तन। अब देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब मनुष्य में धर्म और कला को लेके विकास कब हुआ। चलिए जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पीछे पढ़ा सामाजिक परिवर्तन, तो देखिए जो सामाजिक परिवर्तन है, अगर सामाजिक परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ में सांस्कृतिक परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि हम समाज से संस्कृति को अलग नहीं कर सकते। इसकी बहुत बड़ी व्यापक परिभाषा है कि समाज को संस्कृति से अलग नहीं रखा जा सकता है। अगर सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो संस्कृति में चेंज जरूर होगा, ठीक। आप लोग देख लीजिए कि अगर कहीं का समाज अलग है, समाज दूसरा है, तो वहाँ की संस्कृति भी दूसरी है, ठीक। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या हुआ। धर्म एवं भाषा का विकास हुआ। सांस्कृतिक परिवर्तन में हम देखते हैं धर्म एवं भाषा का विकास। भाषा का विकास। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, तो देखिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य बोलना नहीं जानता था, धर्म के बारे में नहीं जानता था। तो हमारा ये देखिए ये वाला जो कीवर्ड है ये आप याद रखिएगा, ठीक।
तो मनुष्य न धर्म के बारे में जानता था न भाषा के बारे में जानता था, तो पूरा पाषाण काल में धर्म और भाषा का विकास नगण्य माना जाता है। ठीक, अब देखिए पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में भी धर्म नगण्य माना जाता है और भाषा का विकास नगण्य माना जाता है। ठीक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। अब देखिए नव पाषाण और ताम्र पाषाण। नव पाषाण प्लस ताम्र पाषाण, इसमें चेंजिंग हुए, लेकिन हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जो नव पाषाण और ताम्र पाषाण है इसके में कुछ पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसका यूज हम नहीं कर पाए हैं। ठीक, तो कुछ मिला तो है लेकिन उसका यूज हम नहीं कर पाते, इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। चलिए अब देखिए, अब सांस्कृतिक परिवर्तन में सबसे मेन चीज है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने धर्म और भाषा का विकास तो देख लिया, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, मनुष्य में चित्रकला का विकास। तो इस जो मनुष्य में चित्रकला का विकास है ये भी हम अपने सांस्कृतिक परिवर्तन में ही रखेंगे। तो चलिए चित्रकला का विकास। इसको आप लोग अलग मत करिएगा, ये हो गया धर्म और भाषा। अब यहाँ पे देखिए चित्रकला का विकास। चित्रकला का विकास। चलिए तो देखिए चित्रकला का विकास जो है वो सबसे पहले देखिए सबसे पहले कहाँ पे चित्रकला का विकास हम देखते हैं। जो सबसे पहला साक्ष्य है चित्रकला का वो एमपी का भीमबेटका। ठीक, मिस्टेकली मैंने आपको पीछे जो है वो एमपी का आदमगढ़ बता दिया है, वो मिस्टेक हो गया, एमपी का भीमबेटका। यहाँ से चित्रकला का विकास जो उसे आप लोग सही कर दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा, वहाँ पे जो आदमगढ़ से हटा के भीमबेटका कर दीजिएगा। ओके, तो चित्रकला का जो विकास है वो एमपी के भीमबेटका में हम सबसे पहले देखते हैं। जो सबसे पहला साक्ष्य है वो एमपी के भीमबेटका से मिलता है। ठीक, और ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है। चलिए तो एमपी अब देखिए इसमें जो मनुष्य था उसमें चित्रकला के विषय क्या थे उसके और कैसे चित्रकारी करता था वो। तो देखिए इस समय जो मनुष्य चित्रकारी करता था वो दो प्रकार से करता था। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। चलिए मनुष्य इस समय चित्रकारी दो प्रकार से करता था। पहला क्या है? पेट्रोग्लिफ के माध्यम से और दूसरा है रंगों के माध्यम से। चलिए तो दो प्रकार क्या हो गए? पहला हो गया पेट्रोग्लिफ और दूसरा हो गया रंगों के माध्यम से। तो पहला हो जाएगा हमारा पेट्रोग्लिफ और दूसरा है हमारा रंगों के माध्यम से। रंगों के माध्यम से। ठीक, तो देखिए पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है कि जो गुफा की दीवार होती है, गुफा की जो दीवार होती है उस पर बनाए गए चित्र। ठीक, तो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा अजंता है, अजंता की गुफा हो गई, फिर बाघ की गुफाएं हो गई, फिर ये जो सारी गुफाएं हैं हमारी, इसमें जो गुफाओं में चित्रकारी की गई, वैसे ही मनुष्य ने भी जो वैसे पूरा पाषाण में तो मिलता नहीं, मैंने आपको बता दिया पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में हमें नहीं मिलते साक्ष्य, नव पाषाण से आगे साक्ष्य मिलते हैं। तो जो पेट्रोग्लिफ था इसमें क्या होता है? पेट्रोग्लिफ में गुफा की दीवार पर चित्रकारी, गुफा की दीवार पर चित्रकारी। और पेट्रोग्लिफ देखिए पेट्रोग्लिफ सॉरी ये तो क्या पेट्रोग्लिफ। अब रंगों के माध्यम से क्या होता है? रंगों के माध्यम से यानी मनुष्य रंगों का प्रयोग करके चित्रकारी करता था। तो अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे कि मनुष्य ने उस समय 16 प्रकार के रंगों का यूज किया था अपनी चित्रकारी में। कितने? 16 प्रकार के रंगों का यूज किया था अपने
चित्रकारी में 16 रंगों का प्रयोग। चलिए, ये तो हो गया, यानी मनुष्य ने कितने प्रकार से चित्र बनाए, ये तो ये हो गया। अब हम देखते हैं सबसे मेन चीज कि मनुष्य की चित्रकला का विषय क्या था, आखिर वो किस प्रकार की, किस तरह की चित्रकारी करते थे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं विषय, चित्रकला के विषय क्या थे। चित्रकला के विषय, ठीक। तो चित्रकला, उस समय के मनुष्य के जो चित्रकला का विषय था वो जैसे सामूहिक नृत्य हो गया, सामूहिक संगीत हो गया, फिर कोई गर्भवती महिला हो गई, फिर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही, ये जो चीजें थी उस समय के मनुष्य के चित्रकला के विषय थे। फिर जैसे शिकार करते हुए मनुष्य को दिखाया जाना, ये सभी चीजें चित्रकला के विषय में आती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए, सामूहिक संगीत एवं नृत्य, सामूहिक संगीत एवं नृत्य, फिर सामूहिक संगीत एवं नृत्य, उसके बाद गर्भवती महिला, उसके बाद शिकार का दृश्य इत्यादि चीजें जो थी वो मनुष्य के चित्रकला की विषय थे, ठीक। ये हो गया हमारा उस समय मनुष्य ने कैसे चित्रकला का विकास। यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे पहली चित्रकारी का साक्ष्य हमें एमपी के भीमबेटका से मिलता है। चलिए, ये हो गया हमारा चित्रकला का विकास। तो बस अब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा जो देखिए आदि इतिहास था, ये बहुत छोटा टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक। मैंने आपको जरूरत से ज़्यादा भी पढ़ा दिया है, इसमें इतनी ज़्यादा कंटेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब हम लोग कल शुरू करेंगे अपना प्रागो इतिहास, ठीक। प्रागो इतिहास में हम जो हमारी सिंधु सभ्यता है इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो ठीक है, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे कल।